वीडियोस टॉपिक वाइज। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइंस का बनाएंगे, और साइंस का पहला हम लोग जो टॉपिक होता है डेट इज सेल थ्योरी। तो उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेल क्या होता है, वो हमें देखना है। सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है और किस तरह हम लोग सेल को समझेंगे, वर्ड बाय वर्ड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेल सबसे पहले सेल होता क्या है, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ बॉडी इज नोन एज सेल। बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल में हम लोग देखेंगे सेल है क्या क्या। तो सेल में सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के अंदर एक होता है उसे क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी सेल को जो एनर्जी देता है, सेल को जो खाना देता है, सेल को जो फूड बना के देता है, वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है सेल के अंदर वो किसकी वजह से होता है, राइबोसोम की वजह से। या इमेज में दिख रहा होगा राइबोसोम, किस पार्ट को हम राइबोसोम कहते हैं वो इमेज मैंने लगा दिया है। लिपोसोम, लिपोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग। लिपोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग, सुसाइडल बैग। क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग, क्योंकि इसमें 20 से 24 तरह के एंजाइम होते हैं और वो इंटरसेलुलर डाइजेशन के लिए काम यूज होता है, और वो अपने आप को ब्रेक करके डिसॉल्व कर देता है, यानी अपने आप को ही मार देता है वो, ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो पाए। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लाइपोसोम, दैट इज सुसाइडल बैग। न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल। हम लोग सेल के ब्रेन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। सारा जो जैसे ह्यूमन बॉडी का ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसलिए सेल के लिए न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस जो है वो दो चीज से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए आरएनए। न्यूक्लियस बना होता है न्यूक्लिक एसिड से, और न्यूक्लिक एसिड है क्या, डीएनए प्लस आरएनए। ये डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। डीएनए हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रोसेस ऑफ डीएनए आरएनए वर्किंग कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। जो डीएनए और आरएनए वर्क करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। डीएनए को हम लोग समझते हैं, डीएनए क्या है। डीएनए इज अ सेगमेंट ऑफ जीन। बोलते हैं ना कि क्या हम लोग अपने पेरेंट्स से जो है इनहेरिट करते हैं, वो डीएनए है। हर इस चाइल्ड का, हर लोगों का डीएनए अपने पेरेंट्स से मिलता है, जीन मिलता है। डीएनए है क्या, बेसिकली सेगमेंट ऑफ जीन। क्या करता है, ये कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड जीन्स। ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जो मेरे पेरेंट्स का है वैसा ही हम जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे अंदर होगा, यानी बहुत सारा सिमिलरिटी, बहुत कुछ क्या होगा, मैच करेगा। ये डीएनए बना किससे होता है, शुगर बेस एंड फॉस्फेट। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए किसका कॉम्बिनेशन है, डीएनए किस चीज से बना हुआ है, तो वो क्या है, शुगर से, बेस से एंड फॉस्फेट से। डीएनए को बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ द सेल। यानी किसी सेल का, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, इधर ये रखेंगे, इधर रूम देंगे, इधर किचन देंगे। इन द सेम वे जो सेल का जो ब्लूप्रिंट होता है वो डीएनए होता है। डीएनए पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम लोग देखते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक। जनरल कंपटीशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया है हमारे डीएनए का, राइट। आगे हम लोग देखते हैं आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है। आरएनए जो होता है, आरएनए एक तरह का प्रोटीन सिंथेसिस है, और ये 3 पार्ट में होता है। आरएनए इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। एक होता है एमआरएनए, इसका काम होता है मैसेंजर, यानी दैट
ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। हमारे जो बॉडी में जो भी मैसेज ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफर होता है, वो कौन करता है? आरएनए। आरएनए में कौन सा पार्ट करता है? तो एमआरएनए करता है। तो यानी एक का काम हो गया, मैसेंजर है वो, ठीक है। दूसरा टीआरएनए, वो ट्रांसफर, एक मैसेंजर मैसेज इनहेरिट कर रहा, वो दूसरा क्या कर रहा? ट्रांसफर कर रहा, टीआरएनए। और अगला होता है आरआरएनए, वो राइबोसोमल एक्टिविटीज जो बॉडी के अंदर होता है वो कौन करता है? आरआरएनए। तो यानी आरएनए कितने तरह के होता है? 3 टाइप के होते हैं। और कौन कौन से? एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। एमआरएनए मींस मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर में राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरआरएनए इज राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे डबल हेलिकल है या सिंगल हेलिकल। जैसे डीएनए ऊपर इमेज में देखा डबल हेलिकल, वो आरएनए का जो डबल हेलिकल है उसको अगर अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है? आरएनए। सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर आरएनए, उसी में एक और हेलिकल स्ट्रक्चर आके ज्वाइन हो गया तो वो क्या हो गया? डीएनए। तो स्ट्रक्चर बहुत उसका क्लियर है। आरएनए इज हैविंग सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड डीएनए क्या क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये हम लोग देखते हैं सेल का पूरा यहाँ पे इमेज दिया हुआ है। इसमें कौन सा चीज, न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, न्यूक्लियर एनवेलप किसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है, सेल मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं ना, लेयर ऑफ द सेल जो सेल को कवर करता है, सेल मेम्ब्रेन कौन सा? सेल वॉल। सबसे पहले सेल के सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल के जो सेल है डबल लेयर से घिरा हुआ है। सेल वॉल के जस्ट अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर एक लिक्विड है जिसे क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस तरह करके उसमें सारा चीज है। राइबोसोम कहाँ पे, वो इमेज में दिख रहा होगा। गोल्गी एपरेटस कहाँ पे है, वो दिख रहा होगा। वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल मैंने बताया अभी, वो रेड कलर का सेंटर पे दिख रहा होगा। और क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो प्लांट वगैरह में हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट वहां बीच में दिख रहा होगा। तो ये सारा स्ट्रक्चर है। इस सेल को सही से हमें स्ट्रक्चर को देख लेना है कि किस पोर्शन को हम लोग क्या क्या बोलते हैं और कौन कौन सा कहाँ पे है। मेन फोकस करना है हमारा जो ये है सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस मैप को सही से देख लेना है, इस इमेज को सही से देख लेना है। अगला हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी होता क्या है। किसने सेल का जो थ्योरी है, हाउ सेल वर्क, सेल तो पढ़ लिया हमने कि सेल है क्या, सेल कैसे वर्क करता है। इन बायोलॉजी सेल थ्योरी इज द हिस्टोरिक साइंटिफिक थ्योरी नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। सेल थ्योरी से पता चला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड में, इस ग्लोबल सिस्टम में, सारे किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। That they are the basic structure organizational unit of all the organism। जितने भी ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक, सबसे छोटा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेल है। सेल थ्योरी कहां से आया? तो इसने सेलिडॉन एंड सेचुआन नाम के 2 लोग हैं, इन लोगों ने सेल थ्योरी दिया है। तो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय सेलिडॉन एंड सेचुआन। थ्योरी में कहते क्या हैं वो ये दोनों? ये कहते ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल नया क्रिएट नहीं होता है, वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हो। कोई भी सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग है तब दूसरा ह्यूमन बीइंग बना है, ठीक है। उसी तरह कोई भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना होता है। ऑल लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। जो भी लाइफ है, कोई एक लाइफ है, उसी से दूसरी लाइफ बनी और इस तरह प्रोडक्ट हमारा जो कहते हैं पॉपुलेशन या प्रोडक्शन बढ़ता चला गया। वायरस डजंट ओबे सेल थ्योरी। जो सेल का थ्योरी है कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल और लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, इस थ्योरी को वायरस नहीं मानता है, ठीक है। यानी वायरस इस थ्योरी पे काम नहीं करता है। वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि वायरस ना तो लिविंग थिंग है ना नॉन लिविंग थिंग है, वो कनेक्टिंग लिंक है, बीच में है। वो कनेक्ट करता है लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से। तो यानी वायरस बोले, व्हाट इज वायरस? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरस को डिस्कवर किसने किया था? एवेनेस्की ने। एवेनेस्की, ये जनरल कॉम्पिटिशन में बहुत कुछ आता है कि हु डिस्कवर्ड वायरस, तो वायरस को डिस्कवर किया था एवेनेस्की ने।
फर्स्ट नोन वायरस, दुनिया का पहला वायरस कौन सा है जब लोगों ने पता किया तो उसको TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये लीव्स पे जो देख लो ऊपर जो कॉर्नर में फोटो दिख रहा है उसमें जो लीव्स पे जो वो देखो डॉट डॉट आ गया है वो कुछ और नहीं, वो वायरस है, ठीक है। उसी को बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। वायरस होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी वो वायरस हर किसी पे अटैक नहीं करेगा, जो होस्ट उसके लिए सूटेबल है उसी पे वो क्या करेगा, अटैक करेगा। इसलिए क्या कहते हैं, वायरस इज होस्ट स्पेसिफिक, यानी कहीं पर भी अटैक जाके वो नहीं कर देगा, उसको जिस होस्ट को करना है डैमेज करना है तो वहीं पे वो करेगा, यानी होस्ट स्पेसिफिक है, हर किसी पे नहीं, उसके अपने प्रॉपर चॉइस है। Virus can infect only certain species of host and only certain cell within that host, यानी हर किसी को नहीं, certain specific चीज को ही क्या करेगा, वो इन्फेक्ट करेगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, होस्ट स्पेसिफिक। According to cell theory, animals are of two type. Cell theory अगर देखेंगे एनिमल दो तरह के होते हैं, एक होता है एक वैसा जो डायरेक्ट अंडा देता है और उससे बच्चे होते हैं, और दूसरा होता है जो डायरेक्ट बर्थ देता है बच्चे को। जो अंडा देता है उसे क्या बोलते हैं, ओवीपेरस। क्या बोलते हैं उसे, ओवीपेरस। ओवीपेरस आर दैट एनिमल्स विच ले एग्स, जो अंडा देता है और उस अंडे से क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, ओवीपेरस। एग्जांपल इसका देख लें, फिश अंडा देता है उससे बच्चे होते हैं, एम्फीबियंस जितने भी एम्फीबियंस हैं वो हो गए, मोस्ट रेप्टाइल्स जितने भी रेप्टाइल्स हमारे यहाँ होते हैं, सांप, बिच्छू, लिजर्ड, ये सब सारे जितने होते हैं हमारे उसे हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। तो ये सारे रेप्टाइल्स क्या करते हैं, अंडा देते हैं डायरेक्ट। डायनासोरस, बर्ड्स जितने भी पक्षियां हैं, डायनासोर था, ये सारे अंडा लेकर एग ले करते हैं, अंडा देते हैं और उस अंडा से क्या होता है, बच्चा होता है उसको। दूसरा जो है हमारा वो डायरेक्ट बर्थ देता है बेबी को, उस तरह के एनिमल्स को क्या बोलते हैं, विविपेरस। जैसे ऊपर हमने पढ़ा ओविपेरस दैट ले एग्स, और नीचे क्या है, विविपेरस दैट गिव बर्थ टू बेबी। उसका एग्जांपल सबसे पहले ह्यूमन बीइंग, हम लोग खुद डायरेक्ट बर्थ होता है, कॉज हमने देखा है, डॉग्स, तो हम कह सकते हैं ऑल द मैमल्स, जितने भी लोग दूध पिलाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मैमल्स। जो एनिमल अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसे क्या बोलते हैं, मैमल्स। एंड ऑल द मैमल डायरेक्टली गिव बर्थ टू बेबी, जितने मैमल्स है वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, विविपेरस। तो दो चीज ध्यान रखना, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस मींस जो अंडा देता है, विविपेरस मींस जो बच्चे को डायरेक्ट बर्थ देता है। कंगारू का एक एग्जांपल लेते हैं जो कि नेशनल एनिमल है ऑस्ट्रेलिया का, सभी जानते हैं। तो कंगारू ना तो ओविपेरस है ना विविपेरस है, आखिर ये है क्या, ओवोविविपेरस, यानी वो अंडा भी देता है और अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है। ना तो मैमल की ट्रेंडिंग में आ रहा, ना वो ओविपेरस कह रहा, ना विविपेरस, क्योंकि जो एग देता है, अंडा देता है, उस अंडा से आधा बच्चा निकलता है, हाफ एग को फिर अपने वो गोद में डाल देता है, फिर वहीं पे वो अपने बच्चे को ग्रो करता है। एक इमेज दिया हुआ है, इमेज दिख रहा होगा कि एक जो कंगारू है उसके अंदर गोद में पेट के समय लोअर पार्ट में दिख रहा होगा कि बच्चा अंदर दिख रहा है। तो जो एग जो होता है, आधा एग होता है और आधा क्या होता है, वो बेबी होता है। ना तो अंडा है वो, ना डायरेक्ट बेबी है, आधा एग और आधा बेबी, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ओवोविविपेरस। तो एकदम ध्यान रखना है कि कंगारू इज ओवोविविपेरस, हाफ एग हाफ बेबी। आगे देखते हैं एग लाइंग मैमल्स। बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जो डायरेक्ट बर्थ नहीं देते हैं, वो अंडा देता है लेकिन उसके बच्चे को फिर क्या करता है, दूध पिलाता है। मैंने बताया था मैमल्स का मतलब होता है वो एनिमल्स जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं।
लेकिन कुछ ऐसा भी हमारे यहाँ स्पीसीज है जो एग देता है और उसके जो बच्चे होते हैं उसको क्या करता है, वो दूध पिलाता है, उसे बोलते हैं एग लाइंग मैमल्स। ऐसा एग्जांपल है डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस ऐसा एनिमल है जो अंडे देता है लेकिन अपने बच्चे को दूध पिलाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स। इसे रेप्टाइल और मैमल्स यानी जो अंडे देता है रेप्टाइल्स और जो दूध पिलाता है मैमल्स, उन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक किसे बोलते हैं, डक बिल्ड प्लेटिपस। अगला यूग्लिना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। कई बार पूछा गया क्वेश्चन में कि ना तो प्लांट है ना वो एनिमल है, इसलिए उसने क्या बोल दिया, हाफ प्लांट हाफ एनिमल, तो उसे क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक, यानी वो कनेक्ट करता है किसको, प्लांट को और एनिमल को। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इज नोन एज यूग्लिना। क्या बोलेंगे उसे, यूग्लिना। स्टडी ऑफ एग, एग के स्टडी को हम क्या बोलेंगे, ओओलॉजी। स्टडी ऑफ एग ओओलॉजी, ठीक है। यानी अगर कोई एग पे रिसर्च करना चाहता है कि एग के अंदर क्या है, किस एनिमल का एग है और ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है इसका, इस पे जो भी रिसर्च करेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ओओलॉजी। स्टडी ऑफ बर्थ, जो बर्थ के ऊपर स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्थ, ऑर्निथोलॉजी। बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को क्या बोलते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बर्ड के ऊपर इन्होंने रिसर्च करा, बर्ड के ऊपर इन्होंने कई सारी किताबें लिखी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और इसके ऊपर एक फेमस अभी फिल्म आई थी रोबोट का सेकेंड पार्ट, जिसमें रोबोट 2.0, जिसमें अक्षय कुमार ने एक्ट किया था एंड रजनीकांत। तो उसमें जो कैरेक्टर किया था अक्षय कुमार ने, वो इसी डॉक्टर सलीम अली का कैरेक्टर किया था। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कैरेक्टर किया था, जिसे बोलते हैं पक्षी राजन, है ना, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, उसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पक्षी राजन। ये वही है, रियल पर्सन इज डॉक्टर सलीम अली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एग कैल्शियम कार्बोनेट, अंडा का जो छिलका होता है ऊपर वाला पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। वो कैल्शियम कार्बोनेट है बेसिकली। एग बिकम सॉलिड आफ्टर बॉइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमाइन प्रोटीन। एग को हम लोग बॉयल करेंगे तो सॉलिड हो जाता है। नॉर्मली किसी चीज को अगर हम हीट करते हैं तो कोई सॉलिड बॉडी को हीट करते हैं वो लिक्विड बनता है, और लिक्विड को हीट करते हैं वो वेपर में कन्वर्ट होता है। हम लोग समझते हैं ये, ठीक है। केमिस्ट्री हमें बताता है कि किसी चीज को हीट करने से नॉर्मल सेंस में वो सॉलिड होगा, फिर वो और हीट करेंगे वो लिक्विड होकर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। लेकिन एक ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसको अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, बॉयल करने का अंडा सॉलिड क्यों हो गया, क्योंकि उसके अंदर एल्ब्यूमाइन प्रोटीन होता है एंड एल्ब्यूमाइन प्रोटीन उसको सॉलिड बनने में हेल्प करता है। एग क्या है, एग इज अ सेल। अभी जो सेल हमने पढ़ा था सबसे पहले, तो जितने एग होते हैं वो क्या होता है, सेल होता है। लार्जेस्ट एग इन बर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा अंडा या सबसे बड़ा बर्ड दोनों के ऑस्ट्रिच, ऊपर फोटो दिया हुआ है ऑस्ट्रिच का। तो ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड एंड ऑस्ट्रिच ले द एग इज द लार्जेस्ट सेल। सबसे बड़ा अंडा ऑस्ट्रिच का, तो वो क्या हो गया, सबसे बड़ा सेल क्या हो गया, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग बता दिया। स्मॉलेस्ट एग एंड सेल, सबसे बड़ा तो ऑस्ट्रिच। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा अंडा किसका होता है, और सबसे छोटा बर्ड कौन सा है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट एग एंड सेल इज हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट एग एज वेल एज स्मॉलेस्ट सेल। हमिंग बर्ड सबसे छोटा वो हो गया, अंडा देने वाला बर्ड है, और वही क्या हो गया, सबसे छोटा सेल। बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड, हमिंग बर्ड का फोटो यहाँ पे दिया हुआ, ये बैकवर्ड उल्टा पीछे की तरफ भी मूव कर सकता है। नॉर्मली कोई भी बर्ड हमने देखा होगा आगे फ्लाई करता है, लेकिन हमिंग बर्ड है वो पीछे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड, इट्स नन अदर देन हमिंग बर्ड। फास्टेस्ट बर्ड, दुनिया का सबसे फास्ट बर्ड है, उसे क्या बोलते हैं, स्विफ्ट ऑफ जापान।
एक बर्ड है जिसका नाम है स्विफ्ट ऑफ जापान, जापान में मेनली पाया जाता है ये, उसका नाम स्विफ्ट है और वो क्या फास्टेस्ट बर्ड, इसीलिए इंडिया में जो कार मारुति सुजुकी कंपनी की कार आती है जिसका नाम क्या रखा है लोगों ने, स्विफ्ट, यानी बहुत तेज चलता है। तो कुछ नाम, फास्टेस्ट बर्ड है स्विफ्ट, इसलिए नाम इस गाड़ी क्या रख दिया, स्विफ्ट रख दिया। तो यानी फास्टेस्ट बर्ड कौन सा है, स्विफ्ट ऑफ जापान। लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी बर्ड आर्कटिक टर्न, ऐसा बर्ड जो सबसे बड़ा माइग्रेशन करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। अ पर्सन हु ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम क्या बोलेंगे उसे, माइग्रेट कर गया, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, वो क्या कर गया, माइग्रेट कर गया। तो दुनिया का कौन सा बर्ड है वो सबसे दूर तक माइग्रेट करता है, वो है आर्कटिक टर्न। और ये कहां भाई माइग्रेट करता है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से यानी पूरा जो हमारा ग्लोब है वो एक पोल से दूसरा पोल ट्रैवल कर जाता है। क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है आर्कटिक टर्न। ये जो इमेज ऊपर दिख रहा व्हाइट हल्का ब्लैक शेड में और व्हाइट जो पंख से उड़ रहा है, ये वही आर्कटिक टर्न है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल फ्लाई करता है। शार्प मेमोरी ऑफ बर्ड, जो बर्ड का इतना शार्प मेमोरी, जैसे ये आर्कटिक टर्न को नॉर्थ पोल से साउथ पोल चला जाता है, कहीं रास्ते में नहीं भटकता, यानी उसके पास बहुत शार्प मेमोरी होगा। तो शार्प मेमोरी ऑफ बर्ड इज ड्यू टू हाईली डेवलप्ड ऑफ कॉर्पस कोरेटा। उसके बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है कॉर्पस कोरेटा, और ये बर्ड के अंदर जो आर्कटिक टर्न है इसके अंदर बहुत ज्यादा, किसी भी बर्ड के अंदर जो होता है कॉर्पस कोरेटा बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से ही उस बर्ड के क्या होता है, शार्प मेमोरी होता है। तो शार्प मेमोरी ऑफ बर्ड ड्यू टू हाईली डेवलप्ड कॉर्पस कोरेटा। बर्ड कैन फ्लाई ड्यू टू प्रेजेंट न्यूमेटिक बोन, जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं वो किसकी वजह से, क्योंकि उसके बॉडी में क्या होता है, न्यूमेटिक बोन। बहुत सारे बर्ड ऐसे जो फ्लाई नहीं करते हैं, फ्लैटलेस बर्ड बोलते हैं उसको, यानी उसके अंदर न्यूमेटिक बोन नहीं होगा। तो बर्ड कैन फ्लाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक बोन। थिंग्स दैट प्रिवेंट बर्ड फ्रॉम फ्लाइंग इज ब्रेलिंग, जो बर्ड नहीं फ्लाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेलिंग। ब्रेलिंग को ऐसे जनरल वर्ड में हम समझते हैं कि पंख को अगर हमने बांध दिया उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेलिंग। कोई बर्ड फ्लाई नहीं कर रहा यानी ब्रेलिंग, तो उसका पंख बंधा हुआ है, इस वजह से फ्लाई नहीं कर रहा। तो थिंग्स दैट प्रिवेंट बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग इज ब्रेलिंग। फ्लाइटलेस बर्ड्स आर, कौन कौन से बर्ड हैं लेकिन वो फ्लाई नहीं कर पाता, जैसे कि ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं कर पाता ऑस्ट्रिच। दूसरा पेंगुइन, वो भी फ्लाई नहीं कर पाता, सबने देखा होगा। EMU इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। कीवी, डोडो, ये सारे क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड है। कलेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड रेड डेटा बुक। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो चुका है, एयर पॉल्यूट हो चुका है, वाटर पॉल्यूट हो चुका है, तो बहुत सारे स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल है जो अब सस्टेन नहीं कर पा रहे। बहुत सारे प्लांट एनिमल मर गए, बहुत तरह के प्लांट मर गए, बहुत तरह के एनिमल्स मर गए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, बहुत कुछ क्या हो गए, मर गए। और बहुत सारे ऐसे हैं जो खत्म, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, बहुत कम बची है उसकी पॉपुलेशन। तो ऐसे चीज को गवर्नमेंट क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, बॉडी है उसे क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। और जितने भी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो खतरे के कगार पे, जो खत्म होने वाले हैं, उन सबको एक बुक बनाया उन लोगों ने। उस बुक का नाम क्या है, रेड डेटा बुक। और इस बुक में क्या होता है, सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी जो स्पीशीज खतरे के निशान पे हैं, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, वो कभी भी खत्म हो सकते हैं, तो वो सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज का जो डेटा जहां पे हम रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक पब्लिश कौन करता है भाई, IUCN, एक बॉडी है उसका नाम है IUCN। क्या है ये, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। नेचर और नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने का जो यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन, उसे ही क्या बोलते हैं, IUCN। और ये बुक पब्लिश कौन करता है, IUCN। तो यानी IUCN पब्लिश करता है रेड डेटा बुक, जो कंटेन करता है, जिसमें होता है इंडेंजर्ड स्पीशीज के नाम, प्लांट हो या एनिमल। प्रिमिटिव अर्थ वाज नोन एज पैंजिया।
अगर अर्थ की बात करें तो सबसे पहले ग्लोब कैसा था, तो ग्लोब हर तरफ से पानी था, बीच में पूरा जितने हमारे कॉन्टिनेंट अलग अलग हैं सब एक साथ जुड़े हुए थे और उसे हम क्या बोलते थे, पंजाय, PANJAEA, पंजाय। प्रिमिटिव अर्थ क्या बोल रहे हैं, पंजाय। हियर लैंड इज सराउंडेड विद वाटर, हर तरफ वाटर, बीच में लैंड। इट इज बिलीव्ड दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर ऑन अर्थ 4.6 बिलियन ईयर अगो। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहली जो लाइफ जनरेट हुई थी वो कहां हुई थी, इसी वाटर में, और वो भी कब, 4.6 बिलियन ईयर अगो। कार्बन डेटिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ अर्थ और फॉसिल्स। अब हमें पता कम बोलोगे सर कितना पुराना अर्थ हमें कैसे पता चलेगा, तो वी कैन आइडेंटिफाई थ्रू कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग प्रोसेस से कोई भी फॉसिल्स है, कितना पुराना पेड़ है, कितना पुराना हड्डी है, हम लोग होता है डायनासोर इतना साल पहले था, कोई भी बोन मिल जाए, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए, कोई भी स्टोन मिल जाए, तो हम कार्बन डेटिंग के थ्रू पता कर सकते हैं कि ये कितना पुराना है। तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ अर्थ और फॉसिल। फॉसिल का एज और अर्थ का एज पता करना है तो हम क्या करेंगे, कार्बन डेटिंग प्रोसेस। रेडियोमेट्रिक स्केल है डिवाइस थ्रू विच द एज ऑफ रॉक, मिनरल, अर्थ, फॉसिल कैन बी डिटरमिन्ड। ठीक है, यानी क्या एज है उसकी तो पता कर सकते हैं कितना पुराना है, और कितना एज है किसी चीज का अगर पता करना है उसके लिए क्या है, रेडियोमेट्रिक स्केल। एक स्केल है, वो स्केल क्या करता है, एज हमें बता देगा कितना पुराना हो, तो कार्बन डेटिंग से पता कर लिया हम लोग। फिर हमें एज कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, रॉक का, मिनरल का, अर्थ का, फॉसिल फ्यूल का अगर हमें एज डिटरमिन करना है तो वो कैसे होगा डिटरमिन, वो होगा रेडियोमेट्रिक स्केल से। तो रेडियोमेट्रिक स्केल हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द एज ऑफ रॉक, मिनरल, अर्थ, फॉसिल, उन सब में एज में हमें हेल्प करेगा। Primitive earth does not contain oxygen, it arises from plant species। कहा जाता है कि पहले अर्थ में ऑक्सीजन नहीं था, फिर जितने प्लांट स्पीसीज हैं वो पता है कि दे इनटेक ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं एंड ऑक्सीजन लेते, ये CO2 लेता है, CO2 लिया और क्या एमिट किया, O2, CO2 लिया, O2 एमिट किया, उससे हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया। तो प्रिमिटिव अर्थ डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, जो पहले दुनिया थी वहां पे ऑक्सीजन नहीं था, और प्लांट स्पीसीज की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन आया है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूवी रेज, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वर कन्वर्टेड इनटू ओजोन। जब एटमॉस्फेयर में हमारा ऑक्सीजन हुआ और यूवी रेज की वजह से वो रिएक्ट किया और O2 किस में कन्वर्ट हो गया, O3, दैट इज ओजोन। और हमारे ट्रोपोस्फेयर में अप्रॉक्स 25 किलोमीटर के आसपास एक लेयर बन गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। तो ऑक्सीजन आया कहां से, प्लांट्स जो एमिट किया वहां से ऑक्सीजन आया, और जैसे ही वो ऑक्सीजन रिएक्ट किया अल्ट्रावायलेट सन के से जो हार्मफुल रेडिएशन यूवी रेज एमिट होता है, जैसे वो यूवी रेज एमिट किया वो किस में कन्वर्ट हो गया, O2 कन्वर्टेड इनटू O3, और O3 का एक लेयर बन गया हमारे ट्रोपोस्फेयर में, जो कि तकरीबन बहुत 20-25 किलोमीटर मोटा लेयर है, और उसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। ये ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट रेज की रिएक्शन से बना है। ऑक्सीजन O2 होता है, ओजोन क्या होता है, O3। ओजोन लेयर क्या बेसिकली O3 है, बना कैसे, यूवी रेज की रिएक्शन ऑक्सीजन से होने के बाद बना। और आज हमारे लिए क्या हो गया, एक वो सेफ्टी हो गया। अब वो जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर में वो लेयर बन गया, अब वो हार्मफुल रेडिएशंस को, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज एंड हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं उसको क्या करता है, रोक देता है। वो रेडिएशंस हम तक रीच नहीं हो पाएगा और हम लोग सेफ हैं। Under the influence of UV rays, atmospheric oxygen were converted into ozone and form a layer called ozone layer, which absorb UV rays coming from the sun। बता दिया मैंने। Development of life, दो तरह का लाइफ होता है, एक होता है एवोल्यूशन, एक होता है म्यूटेशन। जो धीरे धीरे चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन। जैसे ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन हुआ है और कोई सडन चेंज हो गया, डीएनए में सडन से चेंज हो गया कोई,
कोई उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब सडन चेंज इन डीएनए, कोई चीज सडन से चेंज हो गया, कोई बीमार पड़ गया, किसी तरह कोई इश्यूज हो गया, तो वो क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, सडन चेंज हो गया डीएनए में। और एवोल्यूशन, पहले इंसान कैसा था अब इंसान कैसा है, यानी हजारों लाखों साल लगा ये कन्वर्ट होने में, यानी बहुत धीरे धीरे, उसे क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो हम लोग जो है अभी, पहले वो क्या था, एनिमल था। वो एक इमेज दिख रहा होगा सबसे ऊपर येलो कलर में, वो देख ले, ये ऐसे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ। पहले हम लोग किस तरह थे, धीरे धीरे इरेक्टस और कई इरेक्ट हुए, हमारे टेल्स गायब हुए, हमारे बॉडी से हेयर्स गायब हो गए, और हम क्या बन गए, होमो सेपियन, दैट इज ह्यूमन बीइंग। आज हम लोग ह्यूमन बीइंग है। तो ये ह्यूमन का क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ। तो जो लाइफ जो में जो डेवलपमेंट होता है वो दो तरह का, अगर बहुत स्लो चेंज हुआ है, धीरे धीरे डीएनए में चेंज हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन। और डीएनए में सडन के चेंज हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। Species of egg from which human being were developed is Ramapithecus। हम लोग किस स्पीसीज से डेवलप हुए हैं, तो एप बोलते हैं ना, बंदर से, एक तरह बंदर का एक प्रजाति से एप बोलते हैं, और एप से हम लोग कन्वर्ट हुए हैं। और कौन सा एप था वो, उसका नाम था रामापिथेकस। यानी ह्यूमन इवोल्यूशन कहां से हुआ है, रामापिथेकस से। स्पीसीज ऑफ एप फ्रॉम व्हिच ह्यूमन स्पीसीज वर डेवलप्ड इज नोन एज रामापिथेकस। फर्स्ट ह्यूमन स्पीसीज, जो सबसे पहला ह्यूमन बीइंग बना था, उसका नाम क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, डेवलप्ड इन साउथ अफ्रीका। ये जो इमेज दिख रहा है उसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस का इमेज दिख रहा है ये कॉर्नर पे। तो फर्स्ट ह्यूमन स्पीसीज है ये, ऐसा था। फिर धीरे धीरे और भी इस पे क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ है। तो फर्स्ट ह्यूमन स्पीसीज जो है वो क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अफ्रीका में डेवलप हुआ था। ह्यूमन स्पीसीज अराइव फ्रॉम द एरा इन सेनोजोइक एरा। ह्यूमन स्पीसीज कब शुरू हुआ था भाई, तो हम लोग बोलते हैं सेनोजोइक एरा। उस एरा का नाम क्या था, सेनोजोइक एरा। डायनासोर की अगर बात करेंगे तो वो कब था, डायनासोर मेसोजोइक एरा में, कि पहले, बहुत पहले था, उसे क्या बोलते हैं, मेसोजोइक एरा। आज क्या है हमारा, मॉडर्न एरा। प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग को हम क्या बोलते हैं, होमो सेपियन। हम लोग क्या है, होमो सेपियन। क्लियर। स्टडी ऑफ रेशियल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंथ्रोपोलॉजी। अगर आपको जानना है कि कैसे ह्यूमन बीइंग डेवलप किया, कैसे हमारा जो कल्चर है, हमारा कस्टम है, हमारा लैंग्वेज है, किस तरह एवोल्यूशन हुआ, किस तरह हमारा सोसाइटी बना, कैसे हमारा समाज बना, ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के बारे में अगर आपको जानना है, उसके लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा, एंथ्रोपोलॉजी, यानी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। अगला है हमारा, ह्यूमन आर मच मोर डेवलप्ड देन अदर एनिमल। जितने एनिमल है उन सब में सबसे इंटेलिजेंट किसे माना जाता है, ह्यूमन बीइंग को। सबसे डेवलप किसे माना जाता है, ह्यूमन बीइंग को। क्यों, तो ह्यूमंस आर मच मोर डेवलप्ड देन अदर एनिमल्स ड्यू टू देयर डेवलप्ड सेरिब्रम। ब्रेन हम लोग पढ़ेंगे वहां समझेंगे। तो सेरिब्रम जो हमारा ब्रेन का एक पार्ट है, सेरिब्रम, जिससे हम थिंकिंग, जो हमें सोचने की शक्ति, चीजों को पहचानना, एनालाइजिंग, जो किसी चीज को सीखना, लर्निंग एटीट्यूड, ये सारा कहां से हमें आता है, सेरिब्रम से। और ह्यूमन स्पीसीज के अंदर, उसके ब्रेन में गॉड ने क्या डाला है, सेरिब्रम। एंड बिकॉज ऑफ दैट सेरिब्रम, वो क्या है, अदर स्पीसीज से क्या है, ज्यादा एक्टिव, ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा डेवलप्ड। तो ह्यूमंस आर मच मोर डेवलप्ड देन अदर एनिमल ड्यू टू देयर डेवलप्ड सेरिब्रम। और एनिमल और ह्यूमन बीइंग में क्या इश्यू, डेवलप क्यों हम ज्यादा डेवलप है, एनिमल डेवलप क्यों नहीं है, क्योंकि एनिमल में सेरिब्रम नहीं होते हैं, और हमारे यहाँ डेवलप, ह्यूमन बीइंग में डेवलप सेरिब्रम। सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल, डॉल्फिन। ह्यूमन बीइंग के पास सबसे ज्यादा दिमाग किसके पास माना जाता है, डॉल्फिन के पास। डॉल्फिन क्या, नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी। और वो ह्यूमन के बाद सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट किसे मानते हैं लोग, डॉल्फिन को। नियरेस्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमन बीइंग, चिंपांजी। चिंपांजी जो है वो ह्यूमन बीइंग का नियरेस्ट रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है, ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है उससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता किसका है, चिंपांजी का। क्या है, बेसिकली क्रोमोसोम। ठीक है, चिंपांजी के 48 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि ह्यूमन के कितने होते हैं, 46।
2 क्रोमोसोम कम है सिर्फ उसके, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, नियरेस्ट रिलेटिव। यानी हमारे 46 क्रोमोसोम और चिंपांजी के 48 क्रोमोसोम। ह्यूमन के 46 क्रोमोसोम क्या है, ह्यूमन बीइंग है 46 क्रोमोसोम, दैट इज 23 पेयर्स, 23 into 2 23 पेयर्स है, तो 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम में 44 ऑटो क्रोमोसोम एंड 2 सेक्स डिटर्मिनेशन। हमारा जो पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, हम कैसे होंगे, कैसे दिखेंगे, कैसा हमारा कलर होगा, कैसे हमारी थिंकिंग होगी, कैसा हमारा हम कहते हैं कि क्रीड होगा, ठीक है, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अलग अलग बहुत तरह के क्रीड होते हैं हमारे यहाँ, जैसे होते हैं इंडो आर्यंस जो हम लोग खुद हैं, मंगोलियन जो चाइना वाले लोग हैं या जो असम के लोग हैं हम लोग बोलते हैं मंगोलियन, द्रविडियन जो साउथ इंडिया के लोग हैं, यूरोपियन जो हम आर्यन बोलते हैं, अलग अलग क्रीड होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग जो होता है कैसा होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, लंबा होगा, हेल्दी होगा, मोटा होगा, सांवला होगा, फेयर होगा, ये सारा चीज किस पे डिपेंड करता है, इसी 44 क्रोमोसोम पे, कि हम कैसे दिखेंगे, मदर की तरह, फादर की तरह, ग्रैंड पेरेंट की तरह। तो ये 44 क्रोमोसोम उसमें हेल्प करता है। और 2 जो क्रोमोसोम है वो सेक्स डिटर्मिनेशन है, यानी मैं मेल हूंगा या फीमेल हूंगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, ये 2 क्रोमोसोम पे। 44 + 2 46, 44 सारा कैरेक्टर, सारा बॉडी, और 2 हमारा क्या हो गया, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। मेल या फीमेल, ये यही 2 क्रोमोसोम डिसाइड करता है। आगे देखते हैं फीमेल। फीमेल क्या, 44 + XX। अगर 2 X क्रोमोसोम है तो वो क्या, फीमेल कर रहा है, यानी 44 तो हमारे ऑटोसोम तो सब में होगा, 44 + 2 2 होना है, अगर वो XX हो गया तो वो हो गया फीमेल, अगर वो XY हो गया तो वो क्या हो गया, मेल। यानी मेल का जो 2 सेक्स डिटर्मिनेशन है वो क्या है, XY। अगर क्रोमोसोम XY है तो वो हो गया मेल, अगर XX है तो वो क्या हो गया, फीमेल। एक होता है इंटरसेक्स, यानी ना तो वो मेल है ना तो वो क्या है, फीमेल। तो आखिर फिर क्या है ये भाई, तो बेसिकली इसके अंदर 46 के जगह 47 क्रोमोसोम आ जाते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 46 होगा, 44 ऑटोसोम, 2 सेक्स डिटर्मिनेशन। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके अंदर 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, ना वो मेल रहते हैं ना वो फीमेल रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्स, या हम उसे आज के डेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम दिया गया है, थर्ड जेंडर। जैसे मेल फीमेल 2 जेंडर होता था पहले, अब क्या आ गया, थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर है क्या, बेसिकली अ पर्सन हु इज हैविंग 47 क्रोमोसोम। ऐसे लोग जिसके 46 की जगह 47 क्रोमोसोम है, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्ड जेंडर या इंटरसेक्स। 44 तो कॉमन है, 2 जो सेक्स डिटर्मिनेशन थे वहां पे 2 की जगह क्या हो गया, 3 हो गया। उसका स्ट्रक्चर क्या है, XXY। अगर XX होता तो वो लड़की होती, लेकिन यहाँ पे क्या है, XXY, यानी वो लड़की भी है वो लड़का भी है, यानी उसके अंदर गर्ल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे और बॉयज के भी। तो 44 + XXY। और एक और होता है 44 + XYY। लड़का है वो, दिखने से लड़का है, लेकिन बॉडी डेवलपमेंट उसका क्या है, बहुत इरेगुलर है, हाथ लंबे हैं, वो बॉडी स्ट्रक्चर बहुत खराब है, बहुत ज्यादा लंबा हो गया, और एक पैर ऊपर हो गया, एक पैर नीचे हो गया, मतलब बॉडी डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। मेल है लेकिन एक और एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम उसके बॉडी में आ गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन, यानी एरर। एब्रेशन मतलब होता है एरर, यानी क्रोमोसोम में एरर हो गया। और जो थर्ड जेंडर, उससे दूसरे वर्ड इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिक। थर्ड जेंडर इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिक, ठीक है। क्रोमोसोमल एब्रेशन समझ में आ गया होगा। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि थर्ड जेंडर में 47 क्रोमोसोम होते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ फ्यूटस, नटल टेस्ट, जो बच्चा पेट में होता है उसका अगर सेक्स डिटरमिन करना है कि वो मेल है या फीमेल है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नटल टेस्ट, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। वो 3rd मंथ में, जब पेट में बेबी होता है, जब वो 3 मंथ का हो जाएगा तो उसके सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, तब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है।
बेबी प्रोडक्ट डबल मेम्ब्रेन लेयर, अमीनो लेयर और अमीनो फ्लूइड। जो बेबी पेट के अंदर होता है वो एक लिक्विड से घिरा होता है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, अमीनो लिक्विड या अमीनो लेयर। उसी लेयर के अंदर क्या है, वो प्रोटेक्टेड है। वो करता क्या है, अमीनो फ्लूइड या अमीनो लेयर प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग बेबी। बेबी का जो डेवलपमेंट है वो लिक्विड क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे बेबी पेट के अंदर डेवलप करेगा। दूसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। अगर किसी तरह का चोट लग गया पेट में, किसी तरह से हर्ट हो गया, गिर गए, झटका लग गया, तो उस सब में क्या करेगा, बेबी को लिक्विड है वो प्रोटेक्ट करता है। वो लिक्विड एडजस्ट हो जाएगा और बेबी को हार्म होने जल्दी नहीं देगा, जब तक कि आपका जो मैकेनिकल इंजरी है वो बहुत हार्श ना हो। जो मैकेनिकल इंजरी है हल्का फुल्का तो एडजस्ट वो लिक्विड क्या कर लेगा, कर लेगा। अगर बहुत मेजर इंजरी हो गया, बहुत ज्यादा चोट लग गया है, गिर गए हैं बहुत हाइट से, तब तो फिर रिस्क होता है। लेकिन नॉर्मल केसेस में वो जो अमीनो लेयर है वो आपको क्या करता है, आपके बेबी को प्रोटेक्ट कर लेता है। पीरियड ऑफ 9 मंथ बेबी गेस्टेशन पीरियड। ह्यूमन बीइंग का जो गेस्टेशन पीरियड है वो 9 मंथ का, अलग अलग एनिमल का अलग अलग होता है। किसी का 1 ईयर होता है पूरा, किसी का 6 मंथ होता है, किसी का 2 ईयर होता है। तो अलग अलग एनिमल का अलग अलग वेरी करता है। ह्यूमन बीइंग का 9 मंथ बच्चे पेट में रहते हैं, उसके बाद उसका बर्थ होता है। तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। A physician who examine newly born baby, नया बच्चा पैदा हुआ, उसको जो डॉक्टर टेस्ट करेगा, जो ट्रीटमेंट करेगा, इलाज करेगा, देखेगा, उसे क्या बोलते हैं, नियंटोलॉजिस्ट। नियंटोलॉजिस्ट इज द डॉक्टर हु एग्जामिन द न्यू बोर्न बेबी। ऐसा डॉक्टर जो नए बच्चे के ट्रीटमेंट करता है, नया बच्चा जो बोर्न हुआ है, पैदा हुआ, उसको जो चेक करता है, इलाज करता है, उसको क्या बोलते हैं, नियंटोलॉजिस्ट। कलर ऑफ हेयर एंड स्किन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेलामाइन। यानी किसी बच्चे का कलर कैसा होगा, डार्क होगा या फेयर होगा। किसी बच्चे का हेयर कैसा होगा, बोलते हैं ना, किसी एक कर्ली हेयर्स होते हैं। अगर अफ्रीकन पीपल को देखो अलग हेयर होते हैं, इंडियंस के अलग हेयर होते हैं, यूरोपियन को देखो किसी के ब्राउन हेयर्स, किसी के रेड हेयर्स, हम लोग ब्लॉन्ड बोलते हैं, जिसके व्हाइटिश या रेडिश हेयर होते हैं। तो ये डिपेंड करता है ये किसी का स्किन कलर कैसा है, हेयर कलर कैसा है, इट डिपेंड ऑन मेलामाइन। यानी उसके बॉडी में कितना मेलामाइन है, कौन सा मेलामाइन है, उसकी वजह से ये कंट्रोल होता है। इट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। मेलामाइन का ऐसा नहीं कि हम चाह करके अपने बच्चे को फेयर बना लें या डार्क बना लें, चाह करके अपने बच्चे का हेयर हम ब्राउन करवा लें, गोल्डन करवा, तो ऐसा कुछ क्या दवाई दे दे जिससे में बच्चे का जो हेयर हो गोल्डन हो, रेड हो या ब्लैक हो, तो नहीं, ऐसा कंट्रोल, ये जेनेटिकली कंट्रोल होता है। अगर मेरे पेरेंट्स का ब्लैक है हेयर कलर, तो मेरा भी ब्लैक होगा। अगर मेरे पेरेंट्स का ब्लॉन्ड दैट इज रेडिश या गोल्डन है, तो उसका भी होगा। यानी जेनेटिकली कंट्रोल होता है। मेलामाइन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज। जो मेलामाइन होता है, बॉडी में मेलामाइन है, तो वो यूवी रेज से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और मेलामाइन की वजह से ही हमारे बॉडी का कलर, अभी बता दिया मैंने, अगर किसी के बॉडी में मेलामाइन का ज्यादा है, इट मींस उसका कलर क्या होगा, डार्क होगा। किसी के बॉडी में मेलामाइन अगर कम है, तो यानी उसका जो कलर होगा क्या होगा, फेयर कलर। हाई मेलामाइन डार्क कलर, लो मेलामाइन फेयर कलर। नेक्स्ट, कंसंट्रेटेड मेलामाइन मोल्स। बहुत लोगों के देखना तिल दिखता है बॉडी में, इमेज में भी दिख रहा, किसी के फेस पे तिल है, किसी के हाथ पे, किसी के गले में, किसी के फोरहेड पे, किसी के बॉडी में पार्ट्स में होते हैं। तो तिल हम लोग बोलते हैं ना कि अरे ये तिल है, ब्लैक स्पॉट जो होता है, तिल है क्या, बेसिकली इट इज दैट मेलामाइन, कंसंट्रेटेड मेलामाइन। जो बॉडी में मेलामाइन था वो कहीं पे किसी पार्ट में बॉडी में कंसंट्रेट हो गया, तो वही जो हमें तिल दिख रहा, बेसिकली दैट्स मेलामाइन। कंसंट्रेटेड, कहीं पे जाके इकट्ठा हो गया, तो क्या होगा, तिल दिखेगा हमें। तो कंसंट्रेट मेलामाइन इज नोन एज मोल्स, यानी तिल। स्किन इज कैलोजिन प्रोटीन। हमारा जो स्किन बना हुआ बॉडी का, वो किससे बना हुआ है, कैलोजिन प्रोटीन से। स्टडी ऑफ ब्यूटी, जो किसी के ब्यूटी के बारे में अगर जानना है कि भाई कैसा, किस तरह हम अपने स्किन कलर को फेयर कर सकते हैं, किस तरह स्किन को और अच्छा कर सकते हैं जिससे स्मूथ हो, तो इसकी जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं, कैलोलॉजी। यानी स्टडी ऑफ ब्यूटी इज नोन एज कैलोलॉजी। लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो क्या है, हमारा स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन,
सबसे बड़ा ऑर्गेन है, स्किन इज ऑल्सो ऑर्गेन, और सबसे बड़ा, इससे बड़ा तो बॉडी के अंदर कुछ नहीं होगा। तो क्या हो गया, लार्जेस्ट ऑर्गेन ह्यूमन बॉडी। ये अप्रॉक्स 2 मीटर स्क्वायर, अब मेजर किया जाए इसको तो 2 मीटर स्क्वायर इसका होता है, इसे क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गेन। ह्यूमन बॉडी कैन टॉलरेट 40 डिग्री टेम्परेचर विदाउट एनी रेसेस। 40 डिग्री टेम्परेचर तक ह्यूमन बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि 40 डिग्री टेम्परेचर तक वो बर्दाश्त कर पाएगा, कोई रेसेस नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 40 से अबव चला गया तो फिर आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। स्किन का जो टॉलरेंट टेम्परेचर वो क्या है, 40 डिग्री। स्किन कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड, पूरे स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जहां से हम लोग बोलते हैं पसीना निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड। जो वही स्वेट ग्लैंड ही हमारा बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। जो हमारे बॉडी में हार्मफुल चीजें हैं उसको उस स्वेट ग्लैंड के थ्रू क्या करता है, वो निकाल देता है। तो स्किन कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड। मैक्सिमम ऑफ स्वेट ग्लैंड आर्मपिट, जो सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड होता है वो कहां होता है, हमारे आर्मपिट में, यानी हमारे हाथों में, नहीं आर्मपिट मतलब बाजू। सबसे ज्यादा पसीना आदमी को कहां आएगा, बाजू में आएगा, ठीक है। बाजू में सबसे ज्यादा क्यों आएगा भाई पसीना, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड, सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड हमारे बाजू में है, ठीक है, इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा पसीना आता है। और सबसे कम स्वेट ग्लैंड क्या होता है, हमारे हाथ में, पाम में, इसलिए हथेली पे पसीना बहुत कम आता है, नहीं के बराबर। क्यों नहीं, कभी इमेजिन करना कि भाई हमारे आर्मपिट में सबसे पहले पसीना आर्मपिट में आएगा, उसके बाद बॉडी में आएगा, ठीक है, और पाम में पसीना नहीं आएगा। क्यों नहीं पाम में पसीना आ रहा, आज पता चल गया, क्योंकि पाम में स्वेट ग्लैंड नहीं होते हैं। हमारे बाजू में पसीना सबसे ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि बाजू में सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड होते हैं। नेल्स, हेयर, हॉर्न्स, हुप आर मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। हमारा जो ये बना हुआ है नेल्स, हमारे हेयर्स जो बने हुए हैं बाल, और हॉर्न जो एनिमल्स में होते हैं, हुप्स जो बने होते हैं एनिमल्स में, ये एक स्पेशल प्रोटीन है जिसको हम क्या बोलते हैं, केराटिन। तो ये केराटिन का बना हुआ है। क्लियर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज जिया स्टडी सर्कल। और मैं इस जीएस वाले वीडियोस में हर चैप्टर का टॉपिक वाइज, जितने भी जीएस के होते हैं सिलेबस, जीएस का जो जो हमें पढ़ना, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जो भी सेक्शन है, सबके मैं टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड करूंगा। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।